नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा कला वर्ग कक्षा एकादशी विषय इतिहास के अध्याय 1 समय की शुरुआत का पाठ का अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। समय की शुरुआत, जैसा कि नाम से भी हमें ज्ञात हो रहा है, समय यानी टाइम। यहाँ समय की बात किससे की गई है? यहाँ समय की बात जो है मानव की उत्पत्ति से कही गई है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति लगभग 360 लाख वर्ष पहले से लगाकर 240 लाख वर्ष पहले हुई थी। लेकिन वो मानव यानी आज का जो आदि मानव हम देख रहे हैं, उस आदि मानव के रूप में नहीं थी, बल्कि किस रूप में थी? आज वो मानव उस समय का ऐप यानी वानर के रूप में हुआ। लेकिन धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। इस धीरे धीरे होने वाले विकास को एक नाम दिया गया, जिसे कहा गया मानव के क्रमिक विकास। क्या कहा गया? क्रमिक विकास। यानी मानव का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मानव जो है सीधा भूमि पर आया, जमीन पर आया और उसने अपने जो है आदि मानव से आधुनिक मानव कुछ बहुत छोटे से अंतराल में आधुनिक मानव बन गया। ऐसा नहीं हुआ। इस आधुनिक मानव के निर्माण में उसकी एक क्रमिक प्रक्रिया चली, उसका एक क्रम चला। उस क्रम के आधार पर जो है आधुनिक मानव, जो आज का मानव हम देख रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है। अब देखिए, इसमें एक पहला बिंदु आया है प्रारंभिक इतिहास को समझने के स्रोत। हम प्रारंभिक इतिहास को कैसे समझेंगे? यानी समय की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, तो उसको समझने के क्या क्या कारक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं या इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास के बारे में जब पुरातत्वविद होते हैं, यानी पुरातत्वविद का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं की जानकारी रखने वाले या पुराने अवशेषों के माध्यम से इतिहास को बताने वाले। विद का मतलब होता है विद्वान। यानी जो पुरातत्वविद या विद्वान होते हैं, उन पुरातत्वविद और विद्वानों को इतिहास को जानने के लिए किसी न किसी साक्ष्य की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? साक्ष्य यानी प्रमाण। यानी कोई ना कोई साक्ष्य, कोई ना कोई प्रमाण जो होता है, वो इतिहास को पहचानता है। उसके माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है और उसको कड़ी से कड़ी को जोड़कर फिर उसका एक संक्षिप्त और विस्तारित, दोनों कह सकते हैं, दोनों रूप तैयार किए जाते हैं। जिससे ये ज्ञात होता है कि फलाना क्षेत्र जो है वो फलाने क्षेत्र राजा रहा होगा, वहां ये प्रक्रिया रही होगी, ये नगरीय व्यवस्था रही होगी, ये अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था रही होगी, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। आज हम समय की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो समय की शुरुआत को जानने के लिए हमें प्रारंभिक इतिहास को समझना जरूरी है। अब प्रारंभिक इतिहास क्या? देखिए, खोजों में जितनी भी खोजें हुई है, उस खोजों में मानव के जीवाश्म का अर्थ है, वो शब्द आया यहाँ मैंने बताया, जीवाश्म, प्रजाति और प्राइमेट। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म वह होता है, इस शब्द का प्रयोग जैसे अत्यंत पुराने पेड़ पौधे, जानवर या मानव या अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उन सभी के जो अवशेष होते हैं, वो अवशेष धीरे धीरे भूमि की अंतरिक्ष सतह पर चले जाते हैं और वो वहां की चट्टानों के साथ ही जो है समायोजित हो जाते हैं और एक चट्टानिक रूप प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमारे पुरातत्वविद इनकी खुदाई करते हैं, इनको खोदते हैं और इनकी जानकारी प्राप्त करने के कार्य करते हैं, तो उस खुदाई के दौरान जो जीवाश्म यानी जो चट्टानिक रूप में जो अवशेष हैं जो प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म। तो खोजों में मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों, गुफाओं के अंदर बने चित्र, जिसको भित्ति चित्र कहा जाता है, इन सभी के माध्यम से प्रारंभिक मानव के इतिहास को समझने में काफी क्या हुई है? मदद मिली है। इन्हीं खोजों से जो है इतिहास को जाना जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा अगर हम बात करें तो जीवाश्म जो है वो एक बहुत पुराने जो है मानव अवशेष होते हैं, छाप होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। वो पत्थर में जो है बीच में समायोजित हो जाते हैं और चट्टानी रूप ले लेते हैं। और ये अक्सर जो है, जिसको अंग्रेजी की भाषा में कहा जाता है, जो है एमेडेड, जो है रॉक में एमेडेड होते हैं। और इसी प्रकार ये जो पत्थर जो रूप चट्टानी रूप लेते हैं, इस प्रक्रिया को करने में, इस प्रक्रिया को होने में काफी लाखों या काफी लंबा समय जो अंतराल लगता है। ठीक है। फिर तीसरी बात अगर मैं कहूं तो पत्थर के उपकरण प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि उस समय आदि मानव जो था वो पत्थर के औजारों का निर्माण करता था, क्योंकि धातु के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो वो पत्थरों के जो औजार बनाते था, जिससे वो मांस को या जानवरों को शिकार करने में, उसको फाड़ने में, चीरने में, भक्षण करने में या और किसी रूप में उसका उपयोग लेता था। तो उपयोग में लिए जाने वाले जो औजार हैं, ये पत्थर के औजारों के अवशेष जो है हम कह सकते हैं अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध हुए।
अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध हुए हैं। देखो, हम अगर विश्व का इतिहास नहीं पढ़ रहे होते, भारत का इतिहास पढ़ रहे होते, तो हम सबसे पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ते, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ते, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, पीलीबंगा, उन सब के बारे में पढ़ रहे होते। लेकिन हमको 11वीं की इतिहास की पुस्तक में जो है तो अफ्रीका, यानी किसमें, अफ्रीका और यूरोप में विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार के पत्थरों के बने औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पत्थर के उपकरणों में जैसे कंकड़, अपन कह सकते हैं तेज पत्थर हैं, पत्थर की ब्लेड हैं आदि, जो प्रारंभिक मानव जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। फिर हम चौथा बिंदु की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि अलग अलग प्रकार की चित्रकारी, जिसको अंग्रेजी में हम पेंटिंग कहते हैं, अलग अलग प्रकार की चित्रकारी यूरोप और अफ्रीका की गुफाओं की दीवारों पर भी पाई गई है। यूरोप में, अफ्रीका में इसकी दीवारों, या दीवारों को हम अगर कहें तो भित्ति चित्र, जिसको अपन भारत के इतिहास में भित्ति चित्र कहा जाता है, तो वहां पर पाई गई है, जिससे भी इतिहास को समझने में काफी क्या हुई है, मदद मिली है। फिर अधिकांश विद्वानों ने यह माना है, यानी बहुत से जो पुरातत्वविद हैं ये मानते हैं और उन्होंने माना भी है। और देखो, दो बातें, कई बार क्या होता है कि किसी बात को, किसी प्रयोग को, किसी वस्तु को, उसको रखा, जब विश्व पटल पर रखा जाता है तो उसमें दो मतभेद शुरू हो जाते हैं। एक जो उसको स्वीकार करने वाले और दूसरे जो उसको अस्वीकार करने वाले। अब उन अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य या प्रमाण दिए जाते हैं जिससे उस बात को स्वीकार करवाया जा सके, नहीं तो वो बात क्या हो जाती है, नहीं तो वो वस्तु या प्रयोग क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो वैसे ही अधिकांश विद्वानों का ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जितनी भी ये वस्तुएं, चाहे वो पत्थरों के औजार हो, चाहे जीवाश्म हो, चाहे और कुछ भी हो, ये जितनी भी वस्तुएं जो है वो प्रारंभिक मानव के अवशेष थे, ये उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं। यानी क्या हो गया, मतभेद प्रारंभ हो गया। और वे पत्थर के औजार या पेंट जो चित्रकारियां थी उसको बनाने के लिए शुरुआती मनुष्यों की क्षमता पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि ऐसा मानव इस प्रकार के पत्थरों का औजार, इस प्रकार के चित्रकारियां वो कर ही नहीं सकता। यानी प्रारंभिक मानव की बात कर रहे हैं, जब मानव का प्रारंभ हुआ तो कई विद्वान ऐसा मानते थे कि इस बात को वो स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि देखो उसको वापस कहा उसने, क्योंकि बाइबल के पुराने नियमों के अनुसार मानव की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा निर्मित कार्यों से हुई है। ठीक है, और कुछ वर्षों के बाद जो है कहा जाता है कि इनकी खोजों को पुरातत्वविदों ने सही महत्व दिया और उनको समझ में भी आया। अब देखो, उसका एक उदाहरण मैं अगर लूं आपके सामने, या हम बात करें उसके उदाहरण की, तो हम अभी पढ़ेंगे निएंडरथल मानव की खोपड़ी की खोज, यानी निएंडर घाटी। आप लोगों ने सुना होगा 9th में निएंडर घाटी। अब उसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। विस्तार क्या, निएंडर घाटी की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगस्त 1856 के अंदर कामगार यानी काम करने वाले मजदूर, अगस्त 1856 में कामगारों में चूना पत्थर के लिए, यानी चूना पत्थर प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा था, खुदाई हो रही थी, जिसको इतिहास की भाषा में क्या कहा जाता है, उत्खनन। क्या कहा जाता है, उत्खनन, यानी खुदाई कार्य चल रहा था। और उस खुदाई कार्य कहाँ चल रहा था, निएंडर घाटी में। निएंडर घाटी जो आई हुई है वो डेसेलफोर्ड स्थान का नाम है, याद रखना। डेसेलफोर्ड जो जर्मन के अंदर है, एक शहर है डेसेलफोर्ड, उस डेसेलफोर्ड के जर्मन के शहर के अंदर उस चूना पत्थर को निकालने का काम चल रहा था निएंडर घाटी के अंदर। और वहां पर उस व्यक्तियों को, उस कामगार करने वाले मजदूरों को एक कंठ, मानव का कंठ होता है जिससे हम बोलते हैं, वो कंठ, एक खोपड़ी और कुछ कंकाल के टुकड़े उनको प्राप्त हुए। तो वो जब उन्होंने देखा तो सामान्यतः जब मानव को इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं तो उसको विचार तो ये नहीं होता, क्योंकि वो कामगार मजदूर थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये किसी आदि मानव के होंगे, उन्होंने सोचा कि किसी न किसी जो आज के मानव या किसी जानवर के होंगे। और उन कंकालों को, उस कंठ को दिखाने के लिए पास ही के एक स्थानीय स्कूल कि जिसके अंदर एक मास्टर हुआ करते थे जिसका नाम था जोहान कॉल फूलॉट। क्या नाम था, मास्टर जोहान कॉल फूलॉट। मास्टर जोहान कॉल फूलॉट के पास उसको सौंपे गए, क्योंकि वो मास्टर जोहान कॉल फूलॉट जो थे वो अच्छे इतिहास के बारे में जानकारी रखते थे। तो उनको जब उसके सौंपा गया तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने कहा कि यार ये जो खोपड़ी है ये किसी आज के मानव की तो नहीं हो सकती। यानी उनको ये शंका हुआ कि ये आज के मानव यानी आधुनिक मानव की खोपड़ी तो नहीं है, ये किसी न किसी प्राचीनतम या किसी जानवर की खोपड़ी है।
और उस मास्टर जोहान कॉल फुलॉट ने इस खोपड़ी को एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपने स्थानीय भाषा में खड़ी कहते हैं, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसका कास्ट तैयार किया, यानी उसका मुख तैयार करने का प्रयास किया। अब देखिए, अब वो छोटे से इतिहासकार जानकार थे, अध्यापक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां के जर्मन के बड़े विश्वविद्यालय जिसका नाम है बॉन विश्वविद्यालय में शरीर रचना, जो मानव का शरीर है उस रचना के विज्ञान के प्रोफेसर हुआ करते थे, जिसका नाम था हर्मन सेहाफहाउसन। क्या नाम था? हर्मन सेहाफहाउसन। हर्मन सेहाफहाउसन को उस अवशेषों को उन्होंने बेच दिया। अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष संयुक्त रूप से जो है एक पेपर प्रकाशित किया गया, पेम्पलेट, और उसके बारे में, क्योंकि वर्ष भर में उसने पूरी जानकारी उसके बारे में ले ली थी, तो उसने एक संयुक्त रूप से एक पेपर प्रस्तुत किया और जिसके द्वारा बताया कि उन्होंने प्रतिनिधियों में लिखा कि ये खोपड़ी जो है ये किसी आज के मानव की नहीं है, ये पुराने आदि मानव की है, जो आज से ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, तो उस मानव की खोपड़ी है। देखो अब क्या घटना होती है, अब घटना क्या होती है कि उस समय विद्वानों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदि मानव की खोपड़ी अभी तक पड़ी हो, उसके अवशेष अभी भी मिले, स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ये घोषित कर दिया कि खोपड़ी अधिक हाल के समय के ही व्यक्ति की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये खोपड़ी जो है निएंडरथल मानव की है, यानी उस समय के रहने वाले आदि मानव की है। ठीक है, ये तो था। अब आता है निएंडरथल घाटी की खोज, हमें पता चल गई प्रारंभिक इतिहास को समझने के क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात आती है जीवाश्म, प्रजाति और प्राइमेट की। जीवाश्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पीसीज। क्या कहा जाता है? स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें नर और मादा मिलकर, नर हम जानते हैं मनुष्य में नर होता है, एक मादा होती है, दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर सकें और उन्हीं के बच्चे आगे जाकर प्रजनन करने वाली, संतान उत्पन्न करने वाली क्षमता रखते हो, और एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे वानर है, और वानर जो है किसी अन्य प्रजाति, जैसे मान लीजिए भेड़िया है, भालू है, तो उनके साथ इस प्रकार के जो है व्यवस्था करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी एक विशेष प्रजाति जिसको हम कह सकते हैं प्रजाति, स्पीसीज। फिर आता है प्राइमेट, स्तनव्यापी, यानी वे जानवर जो नर और मादा है जो संतान उत्पन्न करती है, उन्हीं के बच्चे जो है स्तनव्यापी, यानी उनके माताओं के द्वारा जो है स्तन व्यापन यानी दूध इत्यादि पीकर, यानी वैसे जानवर जो स्तनव्यापी हो, जिसके द्वारा जो अपने बच्चों का पालन पोषण करें, वो स्तनव्यापी प्राइमेट स्तनव्यापी कहे जाते हैं। ठीक है, ये तो था इनके बारे में। अब देखिए मानव के इतिहास की अगर मैं बात कहूं तो मानव के इतिहास की जो कहानी है वो काफी लंबी है, उसका एक क्रमिक रूप है। मानव को किन किन भागों में बांटा गया, क्या क्या बांटा गया, उसके बारे में अभी देखिए हमारे सामने तीन चार प्रश्न बने, जिसमें पहला प्रश्न हमें गृहकार्य में करना है, प्रारंभिक इतिहास को समझने के क्या क्या स्रोत हैं। पहला, निएंडर घाटी में मानव के खोपड़ी की जो खोज की गई उस घटना को सविस्तारित बताइए, वर्णन कीजिए। जीवाश्म किसे कहते हैं, प्रश्न बन सकता है। प्रजाति किसे कहते हैं, प्रश्न बन सकता है। प्राइमेट क्या है, उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये हमारे को छोटे प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सही ढंग से करना है। अगले वीडियो में हम मानव के क्रमिक विकास के, मानव के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। एक बार बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी स्क्रीनशॉट में देख दें।